तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को सजा सुना दी गई, लेकिन तोशाखाना से हुक्मरान क्या कुछ नहीं लेके गए। माजी में गाड़ियां निकलवाई गई जिसका कानून इजाजत नहीं देता। रिकॉर्ड को देखें, तोशाखाना के रिकॉर्ड को, ये बड़ा दिलचस्प है। 1997 में एक नौकरानी भी तोशाखाना से डिजाइनर घड़ी ले गई। आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है, ये इराक पहुंच चुके हैं। अब ये तस्वीर देखें, इनके साथ जो मोजिज शख्सियत खड़ी है डॉक्टर आसिम है, बल्कि चलते हुए बाहर आ रहे हैं। ये वही डॉक्टर आसिम है जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने तकरीबन 400 अरब रुपए की करप्शन की है। इंटरेस्टिंग चीज अलीमा खान साहबा ने यह बताई है कि उनकी आवाज में लोगों को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं। ये खान साहब ने गुज़िश्ता रोज सोहेल आफरीदी को ये मैसेज भेज दिया है कि भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। और कल हमने देखा कि अचानक सोहेल आफरीदी जो है वो इस्लामाबाद के एक इलाके में बाहर निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को सजा सुना दी गई, लेकिन तोशाखाना से हुक्मरान क्या कुछ नहीं लेके गए। माजी में गाड़ियां निकलवाई गई जिसका कानून इजाजत नहीं देता, उसके बावजूद गाड़ियां निकलवाई गई। वो केस आज भी पेंडिंग है। उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम है, जरदारी साहब का नाम है, गिलानी साहब का नाम है। पहले वो नायब की अदालत में 40-50 उसकी हेयरिंग्स हुई, फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी कोर्ट के अंदर, क्योंकि इन्होंने कानूनी तब्दील कर दिया। लेकिन आज तक तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, उस केस का कोई फैसला नहीं आया, वो केस आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन खान साहब का केस जितनी तेजी से चलाया गया वो हमारे सामने है। अगर आप तोशाखाना के रिकॉर्ड को देखें, ये गाड़ियों वाला मामला तो हाईलाइट हो गया था, एक केस बन गया था, उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। लेकिन बाकी ये जो कुछ लेके गए तोशाखाना से, उसकी एक तवील फहरिस्त है। तकरीबन 600 सफ़ों का रिकॉर्ड मौजूद है 1997 से लेके अब तक के कौन क्या लेके गया, उसने कितनी कीमत अदा की, वो सब कुछ मौजूद है। वैसे ये मुतालबा किया जाता है कि 1997 से पहले का भी जो रिकॉर्ड है वो भी सामने लाया जाए, वो भी पेश किया जाए, बल्कि 1947 से तमाम चीजें सामने रखी जाएं ताकि लोगों को पता चले कि कौन इस तोशाखाना से क्या लेके गया। अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें, तोशाखाना के रिकॉर्ड को, ये बड़ा दिलचस्प है। 1997 में एक नौकरानी भी तोशाखाना से डिजाइनर घड़ी ले गई। आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं या तंज कर रहा हूं। नहीं जी, नवंबर 1997 में एक नौकरानी ने एक डिजाइनर घड़ी ली तोशाखाना से। अब होता यह है कि तोशाखाना का जब रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है, जो भी शख्स वहां से कुछ लेता है, मिसाल के तौर पे अगर एक सीएम साहब लेंगे तो वो लिखेंगे जनाब ये घड़ी है, ये इस वक्त ली गई, इस महीने में ली गई, नाम उनका क्या है, ये उनका नाम है, आगे उनकी डेजिग्नेशन, वो सीएम है, पीएम है, गवर्नर है, वजीर हैं या कोई और अफसर हैं, वो साथ आगे लिखा जाता है। नवंबर 1997 का रिकॉर्ड में देख रहा था, उसमें एक नाम सामने आया, हाजरा बीबी, जिन्होंने एक डिजाइनर घड़ी ली। हाजरा बीबी के नाम के आगे लिखा हुआ है सर्वेंट, यानी वो एक नौकरानी थी। तो 1997 में हमारे हुक्मरानों के नौकर भी तोशाखाना से डिजाइनर घड़ियां लेके चले गए। उस घड़ी की कीमत लगाई गई जनाब तोशाखाना की जानिब से 60,000। अक्सर ये कहा जाता है कि जो तखमीना लगाया जाता है वो मार्केट से कम है, लेकिन 1997 में 60,000 बहुत बड़ी रकम थी। 60,000 उसकी कीमत लगाई गई। 9,250 रुपए उस नौकरानी ने, यानी उस सर्वेंट ने, हाजरा बीबी ने अदा किए और उन्होंने वो तोहफा रिटेन कर लिया, उन्होंने वो तोहफा अपने पास रख लिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये दावे करते हैं कि हमारे दौर में मैशत बड़ी बेहतर थी, तो यकीनन बेहतर होगी। इनके तो नौकर भी डिजाइनर जो है वो घड़ियां लेके गए। फिर उसमें एक गनमैन का नाम भी है और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। मैं एक वजीर आजम का देख रहा था, उन्होंने एक महीने में उस वजीर आजम ने 1 महीने में 2 कीमती डिजाइनर घड़ियां, एक मर्दाना, एक जनाना और 2 ज्वेलरी सेट, एक गोल्ड का और हीरों का और दूसरा भी बड़ा कीमती सेट, यानी 2 ज्वेलरी सेट और 2 कीमती घड़ियां 1 महीने के अंदर उन्होंने निकलवाई। एक और शख्सियत ने जनाब घड़ी ली, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग लेके गए। अगर आप 2013 से 2018 तक का रिकॉर्ड देख लें तो उस वक्त भी जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की फैमिली थी वो तकरीबन 9 रोलेक्स घड़ियां, उन्होंने जो कीमती घड़ियां, रोलेक्स भी और दीगर भी कीमती घड़ियां उन्होंने तोशाखाना से ली, सिर्फ 2013 से 2018 तक। जब मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली की बात करता हूं तो मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उनके किसी कजन की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूं, उनकी अहलिया की और उनके बच्चों की। ये सिर्फ मैं घड़ियों का जिक्र कर रहा हूं, इसके अलावा और तोहफे भी हैं और इतनी लंबी फहरिस्त है। अगर आप उस सारा को पढ़ना शुरू कर दें, सामने लाना शुरू हो जाएं, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि जनाब कितनी उसकी कीमत लगाई गई, कितना अदा किया गया। खान साहब ने तो तकरीबन 50% अदा किया गया, जो भी तखमीना लगाया गया, लेकिन ये तो 20% से भी कम अदा करके ले जाते रहे, क्योंकि पहले कानून ये था कि आप अप टू 20% तक अदा करते थे, उसके बाद उसको इंक्रीज किया गया और अब गालबन वो तकरीबन 50% के करीब है। लेकिन
50% भी जिसने कीमत लगाई है कहते हैं जी वो कीमत जो है गलत लगाई गई और इमरान खान साहब ने कीमत कम अदा की। तो जिन्होंने कीमत लगाई थी वो सारे अफसरान तो भी मौजूद हैं, उनमें से किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? ये वही बयानियां जो ये कहते हैं जी पंजाब में ACDC की पोस्ट बिकती थी, तो भाई वो ACDC तो सारे इधर ही हैं, बुजदार भी इधर ही, आप उसको पकड़ते क्यों नहीं? तो बयानियां बनाने के लिए सारी बातें होती हैं। लेकिन जो मैं आपको तोशाखाना की सूरत-ए-हाल बता रहा था कि जनाब एक वजीर आजम साहब ने 1 महीने में ये लिया, बाकी उन्होंने जो कुछ लिया वो तो एक लंबी फहरिस्त है। तो यहाँ पे यही होता है कि जिसके खिलाफ केस चलाना हो वो बड़ी तेजी से चलता है, जब वो केस को रोकना हो तो वो रुक जाता है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है, ये इराक पहुंच चुके हैं। अब ये तस्वीर देखें, इनके साथ जो मोजिज शख्सियत खड़ी है डॉक्टर आसिम है, बल्कि चलते हुए बाहर आ रहे हैं। ये वही डॉक्टर आसिम है जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने तकरीबन 400 अरब रुपए की करप्शन की है। JIT बनी और उसमें इसका रोल था, उसका रोल था, अदालतों में मुकदमात चलते रहे और बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये शख्स जो है इसने कई 100 अरब रुपए की करप्शन की है। और अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और सदर साहब के साथ जनाब ये 4-5 रोजा दौरे के ऊपर इराक पहुंच चुके हैं। अब 4-5 रोज में ये इराक के अंदर क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो तो शायद मेरे ख्याल में 4-5 रोज के बाद ही मामला क्लियर होगा। जब वो बात सामने आएगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई उसको आलमी मीडिया भी कवर भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया और उसके साथ साथ फिर अलीमा खान साहिबा ने अल जजीरा TV को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी ये सारी बातें हुई। और अलीमा खान साहिबा ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि अलीमा खान साहिबा की AI वीडियोस तो आपने देखी थी कि यानी वो किसी को इंटरव्यू देती हैं, उसी वीडियो का कुछ हिस्सा निकाल के AI के जरिए उसके ऊपर डबिंग वगैरह कर दी जाती है और पता ये चलता है कि वो कुछ और बात कर रही हैं। और फिर हमने देखा कि काफी ज्यादा उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी हुआ और काफी ज्यादा इस तरह की चीजें शेयर की गई। इवन के जल्दा हकीम जो स्काई न्यूज की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या एंकर हैं, उनका भी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इस तरह के क्लिप्स वगैरह वायरल हुए जिसका उन्होंने भी गिला शिकवा किया ट्विटर के ऊपर। पर अब जो इंटरेस्टिंग चीज अलीमा खान साहबा ने यह बताई है कि उनकी आवाज में लोगों को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं, यानी AI के जरिए उनकी आवाज को जनरेट करके लोगों को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं। और असद कैसर साहब को कोई कॉल की गई और उसमें उनसे पूछा गया कि आपका लायामल वगैरह क्या है। बाद में असद कैसर साहब का कोई उनको मैसेज आया तो इन्होंने असद कैसर साहब को कॉल की कि ये आपने मुझे क्या भेजा है। तो उन्होंने कहा जो मेरी आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी ये उस हवाले से चीजें। तो उन्होंने कहा मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा मुझे कॉल आई थी, आपने मुझे ये कहा था। उन्होंने कहा मैंने तो आपको कॉल ही नहीं की। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मेरी तरफ से कोई भी अगर किसी पार्टी के बंदे को कॉल आए और उसमें वो पूछ रही हो कि आपका लायामल क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन इस तरह की ली जा रही हो, तो खुदारा कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। वो कॉल्स मैं नहीं कर रही, बल्कि पता नहीं वो कॉल्स कहां से आ रही हैं। तो ये एक बड़ी परेशान कुन भी आप इसे कह सकते हैं, दिलचस्प भी कह सकते हैं किस्म की इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की कि जनाब उनकी आवाज में कोई AI के जरिए जनरेट करके लोगों को टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं। अच्छा जी, 9 मई के एक और केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दोबारा यानी मजीद सजाएं सुना दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने कलमा चौक पर जो कंटेनर जलाया गया था उसमें जनाब उमर चीबा साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को और एजाज चौधरी साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। तो वो जो बाटा रेट है 10-10-10 साल के, जिधर भी वो जुर्म करते हैं 10 साल से कम चीज नहीं होती, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, पूरी 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अब ये सारी मौजूद शख्सियात एक ही वक्त में ये जनाब GPO चौक में भी थी, तो पता नहीं GRO गेट पे भी थी, तो ये कोर कमांडर हाउस के बाहर भी थे और ये कलमा चौक में भी थे। तो ये एक जगह एक ही दिन एक ही टाइम पे इतनी सारी जगहों पे कैसे मौजूद थे मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग तो जो फैसलाबाद में नहीं थे उनको भी सजाएं सुना दी गई। एनीवे, इन रहनुमाओं को अब मजीद 10-10 साल की बाटा रेट के ऊपर सजाएं सुना दी गई हैं। वो बाटा रेट में इसलिए कह रहा हूं कि बाटा की जूती आप फैसलाबाद से खरीदें, लाहौर से खरीदें या कराची से खरीदें, उसका एक ही रेट होता है। तो ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, इनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो सजाएं मिल रही हैं उनमें एक ही रेट हमें नजर आ रहा है, यानी एक ही तरह की सजा दी जा रही है। हर किसी को 10-10 साल की ही सजा हो रही है जो इंपॉर्टेंट इनके रहनुमा हैं, चाहे किसी भी अदालत से हो, इस्लामाबाद से हो, फैसलाबाद से हो, लाहौर से हो। तो इस वजह से वो मैं एक तरह से एज ए मेटाफोर उस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एहलियां हैं वो गुज़िश्ता रोज उनको मिलने आई हुई थी कोट लखपत जेल में।
वहाँ पे शाह साहब की जो एहलियाँ हैं वो गिर गईं और उनको चोट लगी और बाद में उनको हमीद लतीफ़ अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शाकिर महमूद अवान साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये खबर शेयर की हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अहलिया कोट लखपत जेल में गिरकर जख्मी हो गई। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए आई थी, इस दौरान गिरने से वो जख्मी हो गई। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया को टखने पर चोट आई है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह साहब जो हैं इन मुकदमात में बरी भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जमानतें अभी तक पेंडिंग हैं और अभी तक उनको जमानत नहीं दी जा रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाह साहब बाहर आएंगे तो वो कोई बड़ा मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। अब वो किस हद तक मुतहरिक किरदार अदा कर सकेंगे ये डिपेंड करता है कि खान साहब उनको कितना मैंडेट देंगे। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज सोहेल आफरीदी को ये मैसेज भेज दिया है कि भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, और कल हमने देखा कि अचानक सोहेल आफरीदी जो हैं वो इस्लामाबाद के एक इलाके में बाहर निकल आए, एक मार्केट में चले गए। जब वो मार्केट के अंदर गए, लोग आगे पीछे इकट्ठे हो गए, ख्वातीन उनको आके मिली, लोगों ने अपने बच्चों के साथ उनकी तस्वीर खिंचवाई। बल्कि एक मैं वीडियो देख रहा था, एक खातून उन्हें कह रही थी आपको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए, आपको इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि अल्लाह मालिक है, कोई ऐसा मसला नहीं, पर वो ये कह रही थी कि नहीं, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको एकदम से ऐसे अवाम में नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सोहेल आफरीदी वहाँ पे आए हुए थे और अवाम से उनकी मुलाकात भी हुई, मुख्तलिफ लोगों से उनकी बातचीत भी हुई। वहाँ पे लोग स्ट्रीट मूवमेंट या एहतजाज के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करते रहे। तो कल रात से ही सोहेल आफरीदी ने बाहर निकल के अवाम के साथ जो जिसे आप कहते हैं एंगेजमेंट वगैरह है वो शुरू कर दी। अच्छा जी, इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर मर्डर केस है बैरिस्टर फाद मलिक साहब का। बड़ी उनकी अच्छी फैमिली है, बड़ी अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है और उनके कुछ जो मुलजमान वगैरह थे मुबैना तौर पे जिन्होंने उनका मर्डर किया था, उनको कोई गालबन पहले भी कोई सजा वगैरह हुई है। अब उनका केस बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में जा रहा है। तो मैं देख रहा था कि उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से ये अपील की है कि आप हमें इंसाफ दिलवाएं। क्या उनको ये खदशा है कि वो जो मुलजिमान या मुजरिमान हैं जिन्होंने उनके बेटे को टारगेट किया वो रिहा हो जाएंगे? इस वजह से उन्होंने ये वीडियो पैगाम शायद जारी किया है और बाकायदा तौर पे उन्होंने हुकूमत से, फील्ड मार्शल साहब से अपील की है कि जो फहद साहब के कातिल हैं उनको मेक श्योर किया जाए, उनको सजा मिले और इन लोगों को इंसाफ मिले। इनकी फैमिली से लोग अहम ओहदों के ऊपर भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हालत ये है कि उनकी जो वालदा हैं वो अपील कर रही हैं फील्ड मार्शल साहब से कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है वो किसी के लिए भी डिलीवर नहीं करता। जब तक अगला बंदा आपके मुकाबले में ताकतवर नहीं है तो शायद आपको कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर अगला भी पैसे लगा रहा है, अगला भी सब कुछ कर रहा है, तो फिर आपके लिए भी इंसाफ लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े माफिया हैं। इनका जो मर्डर हुआ था उसमें कहा जाता है कि लैंड माफिया मुलविस था और वो बड़ा मशहूर केस हुआ था। और अब फहद साहब की जो वालदा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक वीडियो पैगाम जारी किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या गुजरती होगी फैमिली के ऊपर कि पहले उनका बच्चा जो है मर्डर कर दिया गया, इतने सालों से ये केस चल रहा है और अभी तक उनको जो है वो इंसाफ उस तरह नहीं मिला, और इतने सालों के बाद भी जो है उनकी वालदा को सामने कैमरे के आगे एक वीडियो पैगाम जारी करना पड़ता है, लोगों से अपील करनी पड़ती है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो जो लोग इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर उंगली उठाते हैं, इस पर तनकीद करते हैं, वो फिर किसी हद तक तो हक बजानिब हैं। अच्छा जी, इसराइल और मिस्र में 35 अरब डॉलर की एक डील हो गई है। जी हाँ जी, मैंने ये चीज़ आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि जो गजा में जुल्म हो रहा है उसमें मिस्र का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे फूड अंदर नहीं जा रहा, वहाँ पे मेडिसिन अंदर नहीं जा रही, इसराइल ने एक तरह से ब्लॉकेट किया हुआ है, तो वो एक साइड से है और वो समंदर की साइड से है, लैंड की साइड से है, लेकिन दूसरी साइड का जो बॉर्डर है वो तो मिस्र के साथ मिलता है। मिस्र तो मुसलमान मुल्क है, वो क्यों नहीं अद्वियात भेज रहा, वो क्यों नहीं खुराक भेज रहा? उसने भी बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है। बल्कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं वो जब मिस्र पहुंचे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर भी डंडा सोटा हुआ, उनको भी फेंटी लगाई गई कि कोई भी गजा के बॉर्डर पे नहीं जाएगा। तो जितना जुल्म गजा के अंदर हो रहा था उसमें मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि इन्होंने उनकी मदद नहीं की। अब जो है मिस्र ने एक डील की है, नेचुरल गैस की डील की है, तकरीबन 35 अरब डॉलर की डील है जो इसराइल के साथ की गई है। मिस्र उसे कहता है कि ये प्योरली कमर्शियल, ये बिल्कुल जो है
कारोबारी डील है, इसके साथ आप सियासत नहीं जोड़ सकते। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। सीसी साहब ने जनाब ये डील की है। इजिप्ट्स अनाउंसमेंट केम आफ्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू announced the approval of gas agreement with Egypt on Wednesday evening that called in the largest gas deal in Israel's history। उन्होंने कहा कि ये इसराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो है ना गैस की डील है जो हमने इजिप्ट के साथ की है, इससे हमें बड़ा फायदा होगा। नेतन्याहू इससे बहुत खुश थे और उन्होंने बताया कि जनाब ये 34 अरब डॉलर से भी ज्यादा, तकरीबन 35 अरब डॉलर की ये डील है। उन्होंने बताया कि जनाब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये कुछ कंपनीज ने हमारे बिहाफ पे और एक आधी इसमें अमेरिकन कंपनी है इजिप्ट के साथ किया है और विद इजरायली पार्टनर्स हु विल सप्लाई गैस टू इजिप्ट। उन्होंने ये बताया कि जनाब इजिप्ट को हम गैस सप्लाई करेंगे और इजिप्ट ये कहता है जनाब वो हम गैस खरीदेंगे और हम खिते के अंदर, रीजन के अंदर हब बनना चाहते हैं और आगे से हम गैस बेचेंगे। आई डोंट नो ये कतर को काउंटर करने के लिए कोई नई वहां पे गैस की मार्केट बनाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, आगे से गैस किसको बेचेंगे। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र जो है वो अरबों डॉलर की तजारत इसराइल के साथ कर रहा है और दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहता है कि जी हमें फलस्तीनियों की बड़ी फिक्र है। उस खिते के अंदर जो मेजॉरिटी ममालिक हैं, टू बी ऑनेस्ट उनका जो किरदार है वो सबके सामने है, लेकिन अगर उसमें से सबसे ज्यादा मायूस कुन अगर किसी का किरदार है तो वो सीसी साहब की हुकूमत का और मिस्र का है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।